हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट में अगले कुछ क्वेश्चंस की। हमें पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट को और कुछ क्वेश्चंस को कर लिया था। आज हम लोग उसी के आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुके थे, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ज़रा पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 5 दोस्त राम, रहीम, राहुल, रॉकी और राज एक दीवार पर टेक लेकर बैठे हैं। 5 दोस्त हैं, राम, रहीम, राहुल, रॉकी और राज एक दीवार पर टेक लेकर बैठे हुए हैं, यानी सहारा लेकर बैठे हुए हैं। आपको पता है ये सभी कहाँ की तरफ? उत्तर की ओर मुख किए हुए बैठे हैं। पहला जो नोटेबल पॉइंट आया वो कौन सा आया कि इन सभी का जो फेस है वो कहाँ की तरफ है? उत्तर की तरफ है। हम लोग जानते हैं कि उत्तर की तरफ का मतलब ऊपर की तरफ। इन सभी का फेस जो है वो ऊपर की तरफ है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। राम राज के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए अब हम लोग सवाल की शुरुआत बनाने की कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहला पॉइंट मिल चुका हमें कि राम जो है वो राज के कैसा? दाएं से। दाएं का मतलब राइट, यानी कि राम जो है वो राज के दाएं से और कितने स्थान पर? दूसरे स्थान पर बैठा है। बिल्कुल दूसरे स्थान पर बैठा है। चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले बनाते हैं कि राम जो है किसके दाएं से? राम राज के दाएं से। तो हमें पता है कि सबसे पहले एक एरो बना दो ऊपर की तरफ और यहाँ नाम डाल दो कि ये कौन है? ये आपका है राज। अब इन्होंने क्या बताया कि राम जो है वो राज के दाएं तरफ से। तो आपको पता है सर राज ये है और राज का दायां हाथ इधर होगा। राज के दाएं तरफ से दूसरे स्थान पर, इसका मतलब एक पहला इधर कोई और होगा और फिर होगा दूसरे स्थान पर। राज के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? राज, यानी कि राम जो है वो राज के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो राज के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? आपका हो जाएगा राम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे पढ़ते हैं जरा। आगे क्या कह रहा है? राम राज के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जो किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। अब दोस्तों देखिए ये जो शब्द आ गया ये जो है वो किसके लिए आता है? हमने आपको कल बताया था कि जो हमेशा बाद वाले के लिए आता है। और आपको पता है कि राम और राज, इनमें बाद में कौन लिखा है? बाद में लिखा है राज। इसका मतलब यहाँ बाद जो से जोड़कर जो भी कही जाएगी वो बाद वाले के लिए यानी राज के लिए कही जाएगी। तो राज के लिए बात क्या कही गई है? राज के लिए बात ये कही गई है कि जो किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। इसका मतलब कौन? राज। राज किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। तो देखिए जरा, अगर राज सिरे पर नहीं है इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है राज वाला, इसके इधर भी कम से कम एक लोग तो हो गई। हो सकता है एक से ज़्यादा भी हों, लेकिन अगर मिनिमम देखो तो एक लोग तो इधर होना ही चाहिए, क्योंकि राज सिरे पर नहीं है। चलो एक हमने लाइन अभी खींच दी एक लोगों के लिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और बढ़ा लेंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि लोग टोटल कितने थे? लोग टोटल आपके 5 ही थे। ठीक है, 4 लाइन अभी खींच चुके हैं, एक और देख लेंगे कहाँ खींचेगी, उसको भी खींच देंगे। आगे पढ़ो पता चल जाएगा। कह रहा है राम और रहीम दोनों सिरों पर बैठे हैं। बिल्कुल राम और रहीम दोनों कहाँ बैठे हैं? सिरों पर बैठे हैं। आपको पता है कि इस साइड यानी कि ये दायां होता है, दाएं साइड पर राम जो है वो पहले से ही बैठा हुआ है। अब राम के इधर कोई नहीं बैठ सकता, क्योंकि सवाल में कह दिया है कि राम सिरे पर है और कौन सिरे पर है? रहीम। तो राम अगर इस सिरे पर आ गया तो एक लाइन आप इधर ही खींच लो और यहाँ नाम क्या दे दो? यहाँ नाम दे दो रहीम। अब देखो रहीम भी जो है वो सिरे पर हो गया और राम भी सिरे पर हो चुका है और आपकी 5 लाइन भी खिंच चुकी हैं। आगे देखो क्या कह रहा है। आगे सवाल में कह रहा राहुल राम के बगल में नहीं बैठा है। राहुल कहाँ नहीं बैठा है? राम के बगल में। और आप देखो सर राम यहाँ है, राम का बगल वाला स्थान ये है, यहाँ पर राहुल नहीं बैठा है। इसका मतलब यहाँ पर राहुल बैठा हुआ है। ठीक है, अब एक स्थान आपका बचा हुआ है और आपके पास एक व्यक्ति बचा हुआ है। कौन सा? रॉकी। इसका मतलब कहाँ रॉकी बैठेगा? राम के बगल में। राम के बगल में आ जाएगा रॉकी। और आप देख सकते हैं कि 5 दोस्त विधिवत बैठ चुके हैं। और अब आप देखो कि आपसे पूछा क्या गया है। सवाल में आपसे पूछ रहा है कि बताइए सर रॉकी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन सा बैठा है व्यक्ति? रॉकी के बाईं ओर यानी कि रॉकी के लेफ्ट साइड। तो रॉकी के लेफ्ट साइड देखना जरा,
यहाँ पर अगर रॉकी बैठा हुआ है, ये रॉकी है, तो रॉकी के अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो लेफ्ट ये पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर। तो पहला यानी कि पहला राज, दूसरा राहुल और तीसरे स्थान पर बिल्कुल कौन है? तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर आपका है रहीम। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी वाला, कि इसका आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर बी यानी कि रहीम इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 आप लोगों के सामने आ चुका है। आप लोग 1 सेकेंड के लिए इसको पॉज किया करें और फिर ट्राई करें इसको, और अगर आपको आ जाता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं आता है तो फिर आप लोग समझने की कोशिश करें कि हाँ ये सवाल कैसे लगेगा। चलिए हम इसको करवाते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। 6 छात्र PQRST और U एक विद्यालय में शीर्ष 6 रैंक धारक हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास 6 छात्र हैं और वो उनके नाम दिए गए PQRST और U। ये एक विद्यालय में टॉप की जो 6 रैंक हैं उनको इन्होंने पाया हुआ है ना। टॉप की जो 6 रैंक होती है 1 2 3 4 5 6, उनको इन्होंने पाया हुआ है और उनके नाम है PQRST और U, एक विद्यालय में। आगे क्या कह रहा है? Q की रैंक R और S के रैंक के बीच में है। अच्छा, Q के बारे में बताया है कि Q की जो रैंक है वो किसके किसके बीच में है? R और S के बीच में है। चलिए इसको नोट कर देंगे, करते रहेंगे हम लोग। फिर क्या कह रहा है? R की रैंक चौथी है। बिल्कुल यहीं से हम सवाल की शुरुआत करेंगे। जैसे ही हमें कोई डेफिनेट बिल्कुल क्लियर डाटा मिल जाता है हम सवाल की शुरुआत वहीं से कर देते हैं। तो सवाल में हमें क्या पता चला कि Q की जो रैंक है वो बिल्कुल चौथी है। अब हम लोग क्या करेंगे? एक चार्ट टाइप का बना लेंगे और इसमें देखेंगे कि Q की रैंक कितनी है? चौथी है। तो बनाते हैं। बिल्कुल देखो, एक आप इस तरीके से बॉक्स बना सकते हैं, इस तरीके से, और इसमें लिख दो ऊपर ऐसे 2 कॉलम बना लो। एक तरफ लिख दो छात्र, एक तरफ क्या लिख दो? छात्र, और दूसरी तरफ आप लिख दो इसके इनकी रैंक को। एक तरफ छात्र हो गया और दूसरी तरफ रैंक, इनको लिखना है आपको। तो देखो ज़रा इनके कॉलम बना लो, इनके ऐसे खाने टाइप के काट लो, जिसमें लिख दो 1 2 3 4 5 और एक और इंक्रीज कर लो, बढ़ा लो 6। आपको पता है कि छात्र कितने हैं टोटल? बिल्कुल 6 छात्र हैं और इनकी रैंक जो है वो क्या क्या है? इनके जो नाम है वो PQRST और U हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या पता चला था? सबसे पहले हमें ये पता चला था कि Q की जो रैंक है वो कौन सी है? चौथी। इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि 4 नंबर पर कौन आएगा? Q आएगा ही आएगा। बाकी कोई कहीं पे आए वो अलग बात है, लेकिन 4 नंबर पर कौन आएगा? Q आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में क्या कह रहा है? T और S रैंक के बीच में 2 छात्र हैं। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने क्या बताई कि T और S के बीच में कितने छात्र हैं। इस बात को आप लोग यहाँ लिख भी सकते हो कि T और S के बीच में 2 छात्र हैं। जो बात आप भर नहीं सकते उसको हिंट के लिए साइड में लिखते चला करो, आपको याद रहेगा कि T और S के बीच में कितने छात्र हैं? 2 छात्र हैं। उनमें से T की रैंक निम्नतम है। अब देखो 2 बातें इन्होंने बताई कि T और S के बीच में छात्र कितने हैं? 2, और T की जो रैंक है वो कैसी है? निम्नतम है, यानी कि नीचे पड़ेगी, लोएस्ट होगी, है ना। T की रैंक लोएस्ट होगी तो इसका मतलब S की रैंक थोड़ी उससे ऊपर होगी। ऐसे ही तो है। देखो इन्होंने बताया है T की जो रैंक है वो निम्नतम है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? T की रैंक निम्नतम है और यहाँ पर एक पॉइंट मिस है, लिख लेना आप लोग। यहाँ पर पॉइंट है क्या? U एक छूटा हुआ पॉइंट था। क्या कह रहा है कि U की रैंक P की रैंक से ठीक ऊपर है। U की रैंक P की रैंक से ठीक ऊपर है। अच्छा, अब हम चीज़ों को भरने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखिए इन्होंने कहा T की रैंक जो है वो निम्नतम है और तुम्हें पता है T और S के बीच में कितने छात्र हैं? 2 छात्र हैं। अगर T की रैंक निम्नतम है इसका मतलब सबसे नीचे कौन आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे नीचे आपका आने वाला है T। सबसे नीचे कौन आएगा? T। और सबसे नीचे अगर T आएगा तो इसका मतलब T और S के बीच में 2 छात्र हैं, तो 1 2, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर आपका S आ गया। तो T और S के बीच में कितने छात्र हो गए? 2 छात्र हो गए। इस वाली लाइन को पढ़िए ज़रा। यहाँ क्या कह रहा है? U की रैंक P की रैंक से
ठीक कैसे है, ऊपर है। यू की जो रैंक है वो पी की रैंक से ऊपर है, तो पी की रैंक से अगर ऊपर है तो हम कहेंगे सर पी यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा, क्योंकि यू की रैंक पी की रैंक से ठीक ऊपर है। बिल्कुल। आगे देखिए क्या बचा हुआ है, तो आप देखो कि इसमें आपके पास 6 छात्र थे, पी क्यू आर एस टी और यू। आपका कौन सा बचा हुआ है, आर बचा हुआ है, तो इस बची जगह पर कौन आ जाएगा, इस बची जगह पर आर आ जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि सातों के सात लोग, बिल्कुल सातों के साथ सॉरी 6 के 6 लोग जो हैं वो विधिवत बैठ चुके हैं। और अब आपसे देखो सवाल में पूछा गया है, सवाल में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किसकी रैंक 5वीं है। तो देख लो भाई 5वीं रैंक किसकी है, आपको पता चल चुका होगा कि यहाँ पर आर भाई साहब जो हैं इनकी रैंक कितनी है, 5वीं है। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर जो है वो कौन सा नंबर वाला हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसको भी पॉज करके खुद से लगाने की पहले कोशिश करना, ठीक है, जब ना आए तो फिर उसके बाद आप इसको समझना, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको क्या कह रहा है। 7 व्यक्ति MNOPQR तथा S एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हैं, यानी कि 7 लोग हैं एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक करके बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, ध्यान रखना इस बात को। आगे कह रहा है ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, बिल्कुल ये कोई ज़रूरी नहीं है कि MNOPQRS का यही क्रम हो, कोई ज़रूरी नहीं है, इनका क्रम बदल सकता है, बिल्कुल। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, केवल 4 व्यक्ति ओ तथा आर के मध्य में बैठे हैं। बिल्कुल यहाँ से अपने सवाल की शुरुआत हो जाएगी। क्या करते हैं कि फिर से इसमें एक बॉक्स बना लेते हैं, उसी तरीके का बॉक्स बना लेते हैं उसी तरीके का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लोग कितने हैं, 7, और एक सीढ़ी पर बैठे हुए हैं एक के ऊपर एक करके। तो देखो ज़रा 7 लोग हैं एक सीढ़ी पर बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 और ऊपर कर लो 7, ठीक है। ये 7 लोग हो गए MNOPQRS और एक सीढ़ी पर बैठे हुए एक के ऊपर एक करके, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कह रहा, यहाँ से ये कह रहा कि केवल 4 व्यक्ति ओ और आर के मध्य बैठे हुए हैं। अच्छा, अगर केवल 4 व्यक्ति ओ और आर के मध्य कह रहा तो आप इसको ऐसे भी कर लो, 4 व्यक्ति ओ और आर के मध्य हैं तो आप सिंपली क्या कर लो, एक पॉइंट बना लो, सीधे सीधे ऐसे ना करो, सीधे पॉइंट बना लो और लिख दो कि 4 व्यक्ति अगर ओ और आर के मध्य हैं तो हमने मान लिया ये जो पॉइंट है यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर हमने कहा आर होगा। एक नीचे पॉइंट मान लिया कि यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर ओ होगा। तुमसे ये कहा गया है कि केवल 4 व्यक्ति किनके किनके, ओ और आर के मध्य हैं। अगर 4 व्यक्ति ओ और आर के मध्य हैं तो आर और ओ तो बैठा दिए, इनके मध्य 4 और बैठा लो, 1 2 3 और 4, तो 4 व्यक्ति इनके मध्य बैठा दिए। अब आप देख सकते हो सर यहाँ पर कितने लोग हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइन हम लोग पहले से ही खींच चुके हैं। अब तुम्हें पता है टोटल लोग 7 थे, इसका मतलब एक ही लाइन और बढ़ेगी, बाकी आपको इन्हीं में बैठालना पड़ेगा। तो ज़रा पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा सवाल। आगे पढ़ो। बैठे हैं केवल 2 व्यक्ति एन तथा एम के मध्य में बैठे हैं। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो एन तथा एम के मध्य में बैठे हैं। इस बात को अगर आप लिखना चाहो तो अलग से लिख लो कि एन और एम के बीच कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ो। तथा एम क्यू के ठीक ऊपर बैठा है, बिल्कुल। अब एम के बारे में बताया गया है कि एम किसके, एम क्यू के ठीक ऊपर बैठा हुआ है। तो देखो ज़रा एम क्यू के अगर ठीक ऊपर बैठा हुआ है तो हम इसको कहाँ बैठाल सकते हैं, इस बात को समझना। अच्छा, एक चीज़ है, अगर हम एक तरफ से बैठालने की शुरुआत करें तो हम कह सकते हैं कि क्यू यहाँ पर बैठा है और क्यू के ऊपर ठीक कौन बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, बिल्कुल। इन्होंने क्योंकि कहा है ना कि एम जो है वो क्यू के ठीक ऊपर बैठा हुआ है। अच्छा, इसके बाद लेकिन अगर हम देखते हैं कि सवाल में क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है एन, अच्छा इससे पहले एक लाइन छूटी है कि एन तथा एम के मध्य कितने लोग बैठे हैं,
एन तथा एम के मध्य में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। लेकिन अब आप देख सकते हो कि अगर आप एम को यहाँ करते हो, अगर आप एम को यहाँ करोगे तो एन आपका यहाँ चला जाएगा, तब इनके मध्य 2 लोग हो पाएंगे। इसका मतलब इस तरीके से हमें इनको नहीं बिठालना है, और इस तरीके से नहीं बिठालना है तो आप एक पोजीशन और बढ़ाओ। कैसी पोजीशन बढ़ाओ कि अभी आपने क्यू यहाँ माना था, अब आप क्यू को यहाँ मान लो, और अगर आप क्यू को यहाँ मानते हो तो एम यहाँ चला जाएगा। अब इन्होंने सवाल में क्या कहा है, एम और एन के बीच में 2 लोग हैं, तो हमने कहा एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और इसके ऊपर एक लाइन और कर दो और यहाँ किसको बना दो, एन को। अब आप देख सकते हैं कि 1 और 2 लोग हो गए, किनके किनके, एन और एम के मध्य में कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए, जैसा कि हमसे कहा गया है। और अब आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 लाइन भी आपकी खिंच गई, क्योंकि व्यक्ति टोटल कितने थे, 7 थे। आगे बढ़ते हैं, देखो ओ एम के नीचे बैठा है, बिल्कुल ओ कहाँ बैठेगा, ओ एम के नीचे बैठेगा। देखो दोस्तों 2 बातें होती हैं, एक तो ये कहता है सवाल ओ एम के, एक सवाल तो इस तरीके से कह सकता है कि ओ एम के नीचे बैठा है, जैसा कि इसमें कहा है। एक पॉइंट तो ये हो जाता है, दूसरा पॉइंट इसी में ये हो जाता है कि ओ एम के ठीक नीचे बैठा है। दोनों बातों में फ़र्क होता है, ओ एम के ठीक नीचे बैठा है, इन दोनों ही बातों में फ़र्क होता है। अगर ओ एम के नीचे बैठा है, ये सेंस आ रहा है, इसका मतलब ओ जो है एम के नीचे बैठा है। ये नहीं कन्फर्म है कि कितने नीचे बैठा है, 1 2 3 कितने नीचे नहीं कन्फर्म है, लेकिन अगर ये कह दिया कि ओ एम के ठीक नीचे बैठा है तो वो बिल्कुल ठीक नीचे ही होगा। यहाँ पर क्या कहा गया है, देखो कि ओ एम के नीचे बैठा हुआ है, बिल्कुल ओ एम के नीचे बैठा है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि ठीक नीचे ही बैठा हो। समझ रहे बात को, बिल्कुल ओ एम के नीचे बैठा हुआ है। अब देख लो यहाँ से देखो ओ एम के नीचे बैठा हुआ है, हाँ ओ एम के नीचे बैठा हुआ है, तो देखो बिल्कुल ओ एम के देखो नीचे बैठा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ओ एम के जस्ट नीचे बैठा हो, नीचे बैठा है, बिल्कुल हाँ बैठा है। आगे पढ़ो जरा क्या कह रहा है, एन एम के ऊपर बैठा है, एन जो है वो एम से ऊपर होना चाहिए, तो देखो क्या है, बिल्कुल एन देखो एम से ऊपर है। ऊपर का सेंस जस्ट ऊपर से नहीं है, जस्ट ऊपर होगा तो वो कहेगा कि एकदम ऊपर है, यहाँ ये नहीं कह रहा ऊपर कह रहा, तो ऊपर तो है ही, बिल्कुल है। आगे देखो क्या कह रहा है, पी और पी तथा एस के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, बिल्कुल यहाँ पर व्यक्तियों की बात आ गई। अब आप देख सकते हो कि आपसे एक आपकी जो लाइन छूटी हुई है, एक बार उसको फिर से पूरा करते हैं और अपना सवाल तैयार हो जाएगा। देख लो जरा कौन कौन सी बातें छूट गई हैं। 7 व्यक्ति MNOPQRS एक सीढ़ी पर बैठे हुए हैं, एक के ऊपर एक, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। केवल 4 व्यक्ति O और R के मध्य बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल 4 व्यक्ति O और R के मध्य में बैठे हुए हैं, 2 ये 4 व्यक्ति हो चुके हैं, ठीक है। आगे कह रहा है केवल 2 व्यक्ति N तथा M के मध्य बैठे हैं, तो N तथा M के मध्य में भी 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, बिल्कुल ये भी सही है। फिर कह रहा है M Q के ठीक ऊपर बैठा है, ठीक ऊपर, M Q के ठीक ऊपर है, बिल्कुल ठीक ऊपर है। आगे देखो O M के नीचे बैठा है, तो देखो O जो है M के नीचे भी बैठा हुआ है। आगे कह रहा है N M के ऊपर बैठा है, N जो है वो N के ऊपर, N जो है M के ऊपर भी बैठा हुआ है। अब आपसे पूछा है कि P तथा S के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इन दो पोजीशन की जगह पर कौन कौन आएगा, इनको निर्धारित नहीं किया गया है। अब आप देख लो बचे कौन कौन से हैं। आपने देख लिया सर M N O P Q R S था। अब आपने देख लिया दोस्तों, एक तो आपके पास S बचा हुआ है और दूसरा आपके पास P बचा हुआ है, तो यहाँ पर P आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, S आएगा, और अगर यहाँ पर S आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, P आएगा। कहने का मतलब निर्धारित नहीं है, और अगर निर्धारित नहीं है तो आप देख लो कि आपसे पूछा क्या गया है, जो भी पूछा गया होगा वो उसी हिसाब से पूछा गया होगा जिस हिसाब से निर्धारित नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्या पूछा गया। आपसे पूछा गया कि P तथा S के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, तो देखो P या तो P यहाँ होगा या यहाँ होगा। अगर P यहाँ होगा तो S यहाँ होगा। कुल मिला के बीच में उनके यही 2 लोग रहने वाले हैं। कौन कौन से 2 लोग हैं, एक M है और दूसरा Q है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप भी करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी कि आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो। 2 आपका बिल्कुल आंसर सही है,
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल को भी आप लोग पॉज करके खुद से पहले करने की कोशिश करें, उसके बाद अगर आपको नहीं आता है तो फिर उसके बाद आप आंसर देखें और सॉल्यूशन भी देखें कि हाँ इसको कैसे करना है। चलिए हम इसको आपको बताते हैं तब तक, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है ABCDE दक्षिणी या दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। आपके पास 5 लोग बता रहा है, वो 5 लोग हैं ABCDE और वो किस तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। दक्षिण की तरफ मुंह करके मतलब समझते हो, नीचे की तरफ। और तुम्हें पता है कि जब व्यक्ति नीचे की तरफ देखेगा तो दायां हाथ इधर होगा और बायां हाथ इधर होगा। जब व्यक्ति ऊपर की तरफ देखता है तो दायां इधर होता है और बायां इधर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति दक्षिण होगा और उत्तर होगा, यानी कि दिशा बदलने से उसका दायां बायां बदल जाता है। ये बात हमेशा याद रखना। फिलहाल आप देखो सवाल को, कह रहा जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ठीक है बिल्कुल सही है। अब यहाँ से शुरुआत हो गई सवाल की कि AC के दाएं बगल में बैठा है। A किसके दाएं बगल में बैठा है, AC के दाएं बगल में बैठा है। इसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए पहले कि C कहाँ बैठा है। तो मान लिया हमने एक पोजीशन, एक एरो लगा दिया नीचे की तरफ कि यहाँ पर कौन बैठा है, C बैठा है। नीचे की तरफ एरो लगाने का मतलब दक्षिण की तरफ, ठीक है। यहाँ C बैठा हुआ है बिल्कुल। अब आपसे कहा है कि AC के दाएं बगल में बैठा है और आपको पता है बगल का स्थान ये होता है। तो अगर AC के जो है वो दाएं बगल में बैठा हुआ है तो हम मान लेंगे सर A यहाँ पर बैठा हुआ है, बिल्कुल बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं सर। A तथा B के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। किनके बीच में, A और B के बीच में। बिल्कुल A और B के बीच में अगर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो आप कह सकते हैं कि सर अगर एक तो C हो गया, मान लेते हैं एक यहाँ पर आ गया और यहाँ पर किसको कर दो, B को कर दो, तो आप कह सकते हो कि A और B के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल। आगे कह रहा है तथा B E का पड़ोसी नहीं है। B किसका पड़ोसी नहीं है, E का। इसका मतलब यहाँ पर E नहीं आ सकता, ना यहाँ पर E आ सकता है। तो आप एक लाइन यहाँ पर खींच लो तो E कहाँ पर आ जाएगा, E यहाँ पर आ जाएगा। और जो पॉइंट बचा हुआ है वहाँ पर कौन आ जाएगा, वहाँ पर D फॉर डॉग ही आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि आपका चित्र ये भी बन के कंप्लीट हो गया है। देखो क्या पूछा गया आपसे, सवाल में आपसे पूछ रहा है A के दाएँ बगल में कौन बैठा हुआ है। तो देखो A के दाएँ बगल में कौन बैठा हुआ है, तो देखो ज़रा A आपका यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर A अगर यहाँ पर है, ध्यान से देखिए ज़रा, A अगर आपका यहाँ पर है, A ये बैठा हुआ है, तो इसके दाएं हाथ की बात करें तो आप कहोगे सर A नीचे की तरफ देख रहा है तो दाएं हाथ इधर होगा। तो A के दाएं बगल में कौन बैठा हुआ है, दाएं बगल में आपका E बैठा हुआ है। बिल्कुल E बैठा हुआ है, आपका आंसर E सही हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, E है, ठीक है। आपका बिल्कुल सही आंसर E फॉर एलिफेंट। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल को भी आप लोग पॉज करें, उसके बाद करने की कोशिश करें, ठीक है। और हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको नहीं आता है तो उसके बाद आप इसको देखना चालू करें। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है सवाल, 7 व्यक्ति PQRSTU और PQRSTU तथा W 7 मंजिल वाली एक इमारत में अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है 7 व्यक्तियों की। कितने व्यक्तियों की, 7 व्यक्तियों की। उनके नाम है PQRSTU तथा W। ये 7 मंजिल वाली एक इमारत है, एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें 7 मंजिल हैं और ये अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। क्या कह रहा है, पहली मंजिल सबसे निचली मंजिल है, फिर दूसरी मंजिल, इसके बाद ऊपर और भी इसी तरीके से अन्य मंजिलें भी क्रमांक से बनी हुई हैं। ठीक है बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है, एक मंजिल पर केवल एक व्यक्ति रहता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, ऐसे करके 7 मंजिलें हैं और एक मंजिल पर केवल और केवल कितना व्यक्ति रहता है, एक मंजिल पर एक व्यक्ति ही रहता हुआ है। बिल्कुल ये बात सही है, एक मंजिल पर एक रहता हुआ है। तो देखो ज़रा हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं और इसमें कितनी मंजिल बनाएंगे, 7 मंजिल बनाएंगे। 1 2 3
4 5 6 और 7। देखिए ज़रा 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमने एक 7 मंजिला बिल्डिंग बना दी। इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7, सातों फ्लोर बना दिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि PS से ऊपर किसी एक मंजिल में रहता है। यानी कि यहाँ नोट करने वाली बात सिर्फ इतनी सी है। कौन सी बात नोट करने वाली है? नोट करने वाली बात ये है कि PS से ऊपर एक मंजिल में रहता है। कहने का मतलब ये है कि PS से ऊपर है। P जो है वो S से कैसा रहेगा? ऊपर रहेगा। और कितना ऊपर रहेगा? किसी एक मंजिल में रहता है। ज़रूरी नहीं कि P S से जस्ट ऊपर ही हो, वो किसी भी मंजिल में हो सकता है। कहने का मतलब ये कि वो होगा ऊपर, ये कन्फर्म है ना। वो मंजिल किसी में भी हो सकता है। देखिए ज़रा आगे क्या कह रहा है, तथा S विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है। S विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है। और अगर विषम पर नहीं रहता तो कहाँ रहता है? तो फिर आप कहोगे सर S जो रहता है वो कहाँ रहता है? वो सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। किस पे रहता है? इवन नंबर वाले पे रहता है। आगे पढ़िए। आगे सवाल में कह रहा S तथा T के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं। बिल्कुल, इस बात को भी लिख लो। S और T के मध्य कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। ये अलग से अगर आप पॉइंट लिखते चलोगे सवाल से निकाल के तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे, है ना। आगे देखो, कह रहा है U W के ऊपर रहता है। बिल्कुल, U जहाँ होगा वो W के कैसा होगा? ऊपर होगा। ठीक, आगे देखो लास्ट लाइन और बची हुई है दोस्तों कि T तथा P के मध्य केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। यानी कि T और P इनके मध्य में केवल कितने व्यक्ति रहते हैं? 4 व्यक्ति रहते हैं। और सवाल अपना ये कंसाइज हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, इसको ब्रीफ में छोटी छोटी चीज़ें हमने निकाल के लिख ली। अब हम सवाल को बनाना शुरू करते हैं और 100% सवाल बन भी जाएगा। देखिए ज़रा, सबसे पहले अब हम लोग कौन से पॉइंट को देखें? सबसे पहले आप इस पॉइंट को देखो। इन्होंने कहा है कि जो S है वो सम संख्या वाले पॉइंट पर नहीं है। तो S अगर सम संख्या वाले पर नहीं है, इसका मतलब देखो सम S विषम संख्या वाले पर नहीं है। और अगर S विषम पर नहीं है, सम पर है, तो सम कौन कौन से हैं देख लो जरा। आपने देखा सर विषम पे नहीं है, इसका मतलब यहाँ नहीं होगा। सम पे अगर है तो 6 पर हो सकता है, 4 पर हो सकता है और 2 पर हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि S इन्हीं तीनों में से कहीं पर आएगा, है ना। S इन्हीं तीनों में से कहीं पर आ सकता है। अब देखिए कि कैसे हम इसको S को बिठा लें कि बिल्कुल सही आए। तो देखते हैं जरा। सबसे पहले दूसरा S से रिलेटेड पॉइंट ये है कि S और T इनके बीच में कितने लोग हैं? इनके बीच में 2 लोग हैं। चलिए हम लोग इनको कहीं बैठालते हैं, फिर देखते हैं क्या दिक्कत आती है और क्या आसानी से बनता है कि नहीं बनता है। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि 6 4 और 2 इनमें से कहीं पर कौन आएगा? S आएगा। मान लिया हमने कि 4 नंबर पे हमारा कौन आ रहा है? S आ रहा है। बिल्कुल, एक स्थिति आप कोई भी मान लो। 4 नंबर पे हमने अगर S माना तो आपको पता है सर अगर यहाँ पर S है, ठीक है, और इन्होंने कहा है कि S और T के बीच में कितने लोग हैं? S और T के बीच में 2 लोग हैं। तो अगर हमने कहा एक तरफ से चलना शुरू करेंगे तो S यहाँ पर है तो 2 लोग यहाँ पर हो गए। तो आप कहोगे सर T यहाँ पर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। फिर हमने कहा T और P के मध्य कितने लोग हैं? T और P के मध्य 4 लोग हैं। तो अगर आप T को यहाँ देखो तो आप कहोगे सर 2 2 4, तो आप यहाँ कहोगे सर यहाँ पर क्या आएगा? P आ जाएगा। तो T और P के मध्य कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। लेकिन यही सवाल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि तुमने वो पॉइंट छोड़ दिया। कौन सा? कि P जो है वो S से कैसा है? वो S से ऊपर है। इसका मतलब अपनी सेटिंग गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ हो गई तो उसको सही करो। कैसे सही करोगे? सही ऐसे करना है कि यहाँ पर तुम्हारा P नहीं आएगा, P हमेशा S से ऊपर आएगा। तो फिर यहाँ पर T भी नहीं आएगा, तो T भी नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो अगर T ऊपर नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? T नीचे आएगा। और तुम्हें पता है कि S और T के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो S अगर यहाँ है तो 2 लोगों को छोड़कर यहाँ पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा T। S अगर यहाँ पर है, बिल्कुल S अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका T। ठीक है, ये समझ लो आप। बिल्कुल, S अगर आपका यहाँ पर है तो यहाँ पर आ गया आपका T। ठीक, T यहाँ पर आ गया तो उनके बीच कितने लोग हो गए? उनके बीच हो गए आपके 2 लोग। ठीक है, 2 लोग हो गए। बिल्कुल। अब देखो, आपको पता है S के ऊपर P है। कितने ऊपर है ये नहीं पता है, बस S के ऊपर है। तो हमें ये तो पता है क्या कि
टी और पी के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। किनके किनके, टी और पी के बीच में। अगर टी यहाँ है तो हम कहेंगे 1 2 3 4, 4 लोगों के बाद कौन मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा पी। तो देख लो टी और पी के बीच में 1 2 3 4 लोग भी हैं और पी जो है वो एस से ऊपर भी है। ऊपर है, ठीक ऊपर नहीं कहा है, ऊपर कहा है तो ऊपर हो सकता है और है भी, देखो बिल्कुल। आगे चलो, आगे चलते हैं। ठीक है, अभी तक जितनी बातें हमने लिखी थी कि पी एस से ऊपर है, ये भी सेटिस्फाइड हो गई। एस और टी के बीच 2 लोग हैं, ये भी सेटिस्फाइड है। और टी और पी के बीच 4 लोग हैं, ये भी सेटिस्फाइड हो गई। अब आप देखो कि जो सवाल आप, जो लाइन आप लोगों ने छोड़ दी थी, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन कि W U W के ठीक ऊपर रहता है। U किसके ठीक ऊपर रहता है, W के। तो आप देखो कि ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर U W के ठीक ऊपर बैठ जाए। तो हमने कहा एक ही जगह है, यहाँ पर अगर आप U करते हो तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, W करना पड़ेगा, तभी जो U है वो W के ठीक ऊपर बैठ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बैठ जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि आपके 2 स्थान बचे हुए हैं, एक ऊपर वाला, एक ये वाला। इन दोनों के लिए कन्फर्मेशन नहीं है कि कन्फर्म कौन आएगा। तो आप कह सकते हो कि अगर यहाँ पर आर आएगा तो यहाँ पर बचा कौन कौन से, आप देख लो कौन कौन से बचे। इसको थोड़ा नीचे करके यहाँ पर थे पी क्यू आर एस टी यू और डब्लू। तो अगर यहाँ पर आर आएगा तो यहाँ पर आपका कौन बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है क्यू, तो फिर यहाँ क्यू आएगा, है ना। अगर ऊपर पर आपका क्यू होगा तो नीचे पर कौन होगा, नीचे पर आर होगा। फिलहाल आप देखो कि आपसे पूछा क्या गया है, उसके बाद डिसाइड करेंगे ना क्या क्या है दिक्कतें। तो देखो इन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि पी के पड़ोसी कौन है। बिल्कुल, तो पी के पड़ोसी कौन है, अगर ऊपर आर होगा तो नीचे क्यू होगा, अगर ऊपर क्यू होगा तो नीचे आर होगा। यानी कि पी के पड़ोसी की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो कि पी के पड़ोसी जो हैं वो आर और क्यू हो जाएंगे। पी के पड़ोसी कौन कौन हो जाएंगे, आर और क्यू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस सवाल का जो आपका आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल बी नंबर आंसर आपका 100% जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्यू तथा आर। चलिए दोस्तों, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। और आप लोग इसको एक बार पॉज करके खुद से लगाने की कोशिश करें, और अगर नहीं आता है देन उसके बाद आप सॉल्यूशन को और वीडियो को देखें आगे। ठीक है, चलो हम आपको बताते हैं कि क्या कह रहा है। 5 मित्र, बिल्कुल 5 मित्र हैं, ए बी सी डी ई, किस दिशा की ओर, उत्तर की ओर मुख करके एक बेंच पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल काहे में बैठे हुए हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए, यानी कि ऊपर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। और काहे पे बैठे हुए हैं, एक बेंच पर बैठे हुए हैं, उत्तर की तरफ फेस करके। बिल्कुल देखें आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि ए बी के बगल में बैठा हुआ है। ए बी के कैसा बैठा हुआ है, बगल में। दोस्तों आपको पता है कि बगल का मतलब लेफ्ट भी होता है और राइट भी होता है। इसका मतलब कन्फर्मेशन अभी नहीं है, और अगर कन्फर्मेशन नहीं है तो अभी आप रोक दोगे। ठीक है, अभी आप केवल और केवल इसको हाईलाइट कर लो कि हाँ ये पॉइंट भी हमें करना है, लेकिन अभी इसको कुछ भी बनाओ नहीं। आगे देखो क्या कह रहा है, डी सी के बगल में बैठा है। ये भी अभी डिसाइड नहीं है कि लेफ्ट बैठा है राइट बैठा है, इसको भी क्या कर दो, रोक दो इसको। आगे देखो क्या कह रहा है, डी ई के साथ नहीं बैठा है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि डी जो है इसको अलग लिखना चाहो तो लिख लो कि डी और ई दोनों साथ में नहीं बैठे हुए हैं। बिल्कुल यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन शुरू हो गई कि ई फॉर एलिफेंट बेंच के बाएं किनारे पर बैठा हुआ है, या हाँ बिल्कुल ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। एक लाइन कर दो ऐसी और आप देख लो कि ये जो है ये बायां छोर है और यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर ई बैठा हुआ है बाएं किनारे पर। क्लियर हो गई। सवाल हम अब यहीं से शुरू कर देंगे। बिल्कुल ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। सी दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। सी जो है वो दाएं साइड से, राइट साइड से, ये दायां होता है। सी जो है वो दाएं साइड से दूसरे स्थान पर, यहाँ पर कोई पहला है तो इसका मतलब यहाँ नहीं, दूसरे स्थान पर, तो यहाँ दाएं से दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये भी लाइन अपनी कंप्लीट हो गई। आगे क्या कह रहा है, ए और सी एक साथ बैठे हैं। बिल्कुल ए और सी एक साथ बैठे हुए हैं। अब आपने देखा कि सर ए और सी एक साथ बैठे हुए हैं तो आप ए को यहाँ बिठाल दो, तो हमने कहा बुराई कोई नहीं है, आप यहाँ बिठाल सकते हो, लेकिन आप पहली वाली लाइन भूलो नहीं, क्या कि ए बी के बगल में बैठा है। और अगर ए बी के बगल में बैठा है तो यहाँ तो अब लाइन खींचने के लिए उन्होंने मना कर दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर ए नहीं आएगा क्योंकि फिर वो बी के बगल में नहीं रहेगा, तो ये आपको यहाँ एक लाइन करनी पड़ेगी।
पड़ेगी, और यहाँ लाइन करोगे तो यहाँ आपको ए करना पड़ेगा, और उसके बगल में एक लाइन और करो क्योंकि ए किसके बगल में है, बी के, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, और जो बचा वो यहाँ पर आ जाएगा, कौन सा, डी, डी फॉर डॉग। और अब आप देख सकते हो कि आपके पाँचों के पाँचों लोग बहुत आसानी से बैठ चुके हैं। ठीक है, अब अच्छा पाँचों लोग बैठ गए तो देख लो जरा पूछा क्या था, उन्होंने पूछा था तो बेंच के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो आप देख सकते हैं सर बेंच के जो बीच में बात है, तो बेंच के बीच में आपका कौन बैठा हुआ है, बेंच के बीच में आपका ए फॉर एप्पल बैठा हुआ है। बिल्कुल, बेंच के बीच में आपका कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन था, तो ऐसा आपका था ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। लास्ट एक और सवाल बचा हुआ है, आप लोग जुड़े रहें, जाना नहीं है, एक सवाल और देख के जाओ इसको, और ठीक है, एक सवाल और बचा हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है, डबल लोगों की यानी कि डबल पंक्तियों की में सेटिंग है इसमें, तो एक बार और अच्छे से इसको समझ लेंगे और देख के जाओ इसको। ठीक है, क्या कह रहा है, इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा क्या कह रहा है सवाल में, 5 लड़के, कितने लड़के, 5 लड़के, 5 लड़के ए बी सी डी ई और 5 लड़कियां पी क्यू आर एस और टी एक दूसरे के सामने 2 पंक्तियों में, बहुत बढ़िया सवाल है, यहाँ पर जो सिटिंग होगी वो 2 पंक्तियों में होगी, 2 पैरेलल पंक्तियाँ होंगी, एक में 5 लड़के बैठे होंगे, एक में 5 लड़कियाँ बैठी होंगी। बहुत अच्छा, मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ज़रा, इस प्रकार 2 पंक्तियों में बैठे हैं, इस प्रकार बैठे हैं कि लड़के एक पंक्ति में हैं, लड़के एक अलग पंक्ति में हैं और लड़कियाँ दूसरी पंक्ति में हैं, यानी कि 2 पंक्तियाँ, एक पंक्ति में लड़के और एक पंक्ति में लड़कियाँ हैं। बिल्कुल, आगे क्या कह रहा है, सी केंद्र में बैठा है। सवाल की शुरुआत बिल्कुल हो चुकी है। अब पहले हमारा काम है कि सवाल को पढ़ें, उससे पहले कुछ अपना काम कर लेते हैं। क्या काम कर लेते हैं कि 2 पंक्तियां बना लो, पहले से सिंपल सी 2 पंक्तियां बना लो, 2 लाइन कर लो जरा अच्छे से। एक लाइन हमने कहा ये कर दी और इसी के पैरेलल नीचे भी एक लाइन कर दी। ठीक है, ये 2 लाइनें हमने कर ली हैं। यहाँ से देखो एक लाइन ये और इसी के पैरेलल दूसरी लाइन, हमें पता है, इसको नाम दे दो, इसको नाम क्या दे दो, पंक्ति नंबर फर्स्ट, इसको नाम दे दो पंक्ति नंबर फर्स्ट, और इसको नाम दे दो पंक्ति नंबर सेकंड। इस तरीके से 2 पंक्तियां हम लोगों ने बना ली, पंक्ति नंबर फर्स्ट और पंक्ति नंबर सेकंड। 2 पंक्तियां बनाने के बाद अब आप देखो कि इसमें कैसे आपको बिठाना है। सबसे पहले देखो, आपको ये तो पता चल ही गया है कि लड़के कितने हैं, 5, लड़कियां भी कितनी हैं, 5, तो आप सिंपली 5-5 लाइन कर दो, 1 2 3 4 और इसी के पैरेलल 5। अब 1 2 3 4 और 5। अब आपको पता है कि अगर 5 लड़के और 5 लड़कियां बैठी हुई हैं, ठीक है, तो ये जो बैठे हुए हैं ये आमने सामने बैठे हुए हैं, और आमने सामने बैठे होते अगर, तो इनका फेस जो होगा वो कहाँ की तरफ होगा, ये नीचे की तरफ होगा इनका फेस, और नीचे वाले लोगों का फेस कहाँ की तरफ होगा, इनका फेस जो है वो ऊपर की तरफ रहने वाला है। इतना काम तो आपको कर लेना था सवाल को बिना पढ़े। अब आपको सवाल पढ़ना है और देखना है कि क्या क्या बातें हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो देखें दोस्तों ज़रा, सबसे पहले देखो सवाल में क्या कह रहा है, सी केंद्र में बैठा हुआ है। सबसे पहले बात किसकी आ रही है, सबसे पहले बात आ रही है सी की, कि सी कहाँ बैठा हुआ है, सी केंद्र में बैठा हुआ है। हमें पता है कि 5 लड़के थे ए बी सी डी ई। देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किस पंक्ति में लड़कों को बैठालते हो या किस पंक्तियों में लड़कियों को बैठालते हो, दोनों में से किसी को भी कहीं बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लड़कों को अलग में रखना और लड़कियों को अलग में रखना। तो जैसे अगर हम बात करें कि ऊपर वाली पंक्ति से शुरुआत करें, तो सवाल में कह रहा है कि सी केंद्र में बैठा है, तो हम कहेंगे सर सी यहाँ पर केंद्र में बैठ गया। बिल्कुल, सी केंद्र में बैठा है। और आगे पढ़ते हैं, और उस ए, और क्या कह रहा है, और ए उसकी बाईं ओर, बिल्कुल ए उसकी बाईं ओर बैठा है। अब जरा ध्यान देना दोस्तों कि अगर सी जो है वो ऊपर वाली पंक्ति में बैठा है तो उसका फेस कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ है, और अगर फेस नीचे की तरफ है, फेस नीचे की तरफ है, तो बायां हाथ इधर होगा। ए उसके ठीक बाईं तरफ बैठा है। ठीक बाईं तरफ कौन बैठा है, ए बैठा हुआ है, बिल्कुल बैठा हुआ है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ए को बैठा देंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अभी ध्यान रखना ये बात, उसने ये नहीं कहा है कि ए उसकी ठीक बाईं ओर बैठा है,
ये नहीं कहा है, उसने क्या कहा, ए उसकी बाईं ओर बैठा है, तो ए यहाँ पर भी हो सकता है, ए यहाँ पर भी हो सकता है। आप अगर चाहो तो इस लाइन को रोक भी सकते हो, है ना, आप बस रोक दो, इस लाइन को रोक दो। अभी कोई ज़रूरत नहीं कि हम इसको बैठा ले दें। अभी तो इन्होंने कहा है ना सिर्फ कि ए जो है इसकी बाईं ओर बैठा है, ये निश्चित नहीं है। हम यहाँ लिखना चाहें तो इतना लिख दें कि जो ए है वो सी के बाईं ओर है। लास्ट में इसको देखेंगे, है ना, ए सी के बाईं ओर है। इस बात का कोई निर्धारण नहीं है कि जस्ट बाईं ओर ही हो, है ना, हो सकता है बाईं ओर जस्ट हो या थोड़ा हो सकता है आगे हो। समझ रहे बात को? चलो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इसके बाद पढ़ते हैं डी बी और सी के बीच में बैठा है। बिल्कुल, डी जो है वो किसके बी और सी के बीच में बैठा है। अब आप देखो किसी भी एक साइड, अगर इधर संभावना एक ही है तो इधर आप ना चलो, आप इधर चल लो कि डी जो है वो किसके बी और सी के बीच में बैठा है। तो हमने कहा अगर सी यहाँ है तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, बी, और इनके बीच में कौन बैठ गया, इनके बीच में बैठ गया डी। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है देखो, टी जो एस की बाईं ओर, टी जो एस की बाईं ओर बैठी है। अब देखो, अब यहाँ बात होने लगी लड़कियों की। क्या कह रहा है कि टी लड़की जो है वो एस के कैसे बैठी है, एस के लेफ्ट साइड में बैठी हुई है। जो टी जो एस के बाईं ओर बैठी है, बी के सामने बैठी है। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है टी के बारे में कि टी जो है वो एस के तो बाईं ओर बैठी है, लेकिन किसके सामने, बी के सामने बैठी हुई है। तो देखो बी कहाँ पर है, बी आपका यहाँ पर है, तो बी के सामने आ जाएगी, कौन आ जाएगी, टी आ जाएगी। तो बी के सामने टी आ गई, और वो किसके बाईं तरफ है, एस के बाईं तरफ है। तो एस अगर आप यहाँ करोगे तो एस के बाईं तरफ हो जाएगी कौन सी, टी हो जाएगी। बिल्कुल, अभी तक अपना सवाल सही चल रहा है। आगे कह रहा है कि जो ई से 2 सीट की दूरी पर है। अब तुम्हें पता है जो का मतलब क्या होता है, जो का मतलब होता है बाद वाले के लिए, नज़दीक वाले के लिए जो से। तो देखो जो के नज़दीक कौन है, बी, यानी कि बात हो रही है बी की, कि बी जो है वो ई से 2 सीट की दूरी पर है। बी कितनी सीट की दूरी पर है, 2 सीट की दूरी पर है, किससे, ई से। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ई यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि ई और बी के बीच में कितने सीट की दूरी होनी चाहिए, 2। तो हमने कहा था देखो हो सकता है कि ए यहाँ ना बैठे, तो देखो नहीं बैठा, इसका मतलब यहाँ पर कौन आ जाएगा, ए। तो ऊपर वाले लोग बैठ गए। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जो ई से 2 सीट की दूरी पर है, पी क्यू और आर के बीच में बैठी है। बिल्कुल, पी किसके क्यू और आर के बीच में बैठी है। तो हमें पता है कि पी यहाँ बैठेगी किसके क्यू और आर के। तो क्यू या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ। तो क्यू अगर यहाँ मानते हो तो आपको आर यहाँ मानना पड़ेगा, और अगर आप आर को यहाँ मानते हो तो आपको क्यू को यहाँ मानना पड़ेगा, क्योंकि कन्फर्मेशन इसमें भी नहीं है। अब आप देखो, आपसे पूछा क्या गया तब तो डिसाइड होगा। पूछा आपसे क्या गया था, इनमें से कौन ई फॉर एलिफेंट के सामने बैठी हुई है। तो आप देख सकते हो कि ई के सामने कौन बैठी हुई है, ई के सामने आपका पी बैठी हुई है। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो है वो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। और दोस्तों आज हम लोग इतना ही रखेंगे, है ना, आज हम लोग इतना ही रखेंगे। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का सेकंड पार्ट था। हमें पता है कि सिटिंग अरेंजमेंट को हमें व्यवस्थित तरीके से कराने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखें। हम चीज़ों को पार्ट बाई पार्ट लाएंगे। पहले पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट कराए थे सिटिंग अरेंजमेंट के, अब दूसरे पार्ट में अभी हमने आपके सवाल कराए हैं। एक तीसरा पार्ट आएगा, उसमें कुछ पंक्ति वाले और सवाल होंगे। फिर धीरे धीरे आपके टाइप बदलते चले जाएंगे। सर्किल वाले सवाल लाएंगे, वर्ग वाले लाएंगे, आयत वाले लाएंगे, पंचभुजाकार लाएंगे, षष्ठभुजाकार लाएंगे, अष्टभुजाकार लाएंगे। धीरे धीरे करके बिल्कुल जीरो से लेकर, बेसिक से लेकर एक हाई लेवल तक के आपके सभी कॉन्सेप्ट, सभी प्रकार के सवाल हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। आप डेली विधिवत तरीके से शाम को 6 बजे जैसा ही हमारा वीडियो अपलोड हो जाए उसको तुरंत के तुरंत देखो और 1 घंटे का समय निकालो, और डेली इतना काम आपको करना ही करना है। कुछ भी करते रहो, इतना काम अगर आप करते रहोगे तो आने वाले 3-4 महीने में आप रीजनिंग 110% सीख जाओगे, और सीख ही नहीं जाओगे, बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।